हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पेपर सेकंड का थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर में जो भी प्रश्न हमारे गलत होंगे हम उनको भी सही करेंगे और हम आपको इजी नोट्स के सारे प्रश्नों को सॉल्व करके बताएंगे कि किसमें क्या मिस्टेक हो सकती है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है प्रभावशाली शिक्षण में पाठ्यक्रम की भूमिका, रोल ऑफ करिकुलम इन इफेक्टिव टीचिंग। चलिए दोस्तों, इसको शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, शिक्षण अपेक्षाकृत अधिक परिपक्व व्यक्तित्व एवं कम परिपक्व व्यक्ति के बीच घनिष्ठ संपर्क स्थापित करता है, जिसे हम परिपक्व व्यक्तित्व की शिक्षा को अग्रसर करने के लिए प्रारूपित किया जाता है। उपरोक्त परिभाषा किस विद्वान द्वारा दी गई है? दोस्तों, हमारे ऑप्शन है H.C. मॉरिसन, N.L. गेज, एडमंड एमडॉन, गेट्स। तो दोस्तों, हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर ए, H.C. मॉरिसन के द्वारा ये परिभाषा दी गई है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न में चलते हैं। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, जब तक बालक सीखता नहीं शिक्षण ने पढ़ाया नहीं, उपरोक्त कथन किस शिक्षार्थी का है? दोस्तों, हमारे ऑप्शन है गेट्स, किलपैट्रिक, ग्रीन और स्मिथ। तो दोस्तों, हमारे इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किलपैट्रिक। किलपैट्रिक कहते हैं कि जब तक बालक सीखता नहीं है, इसका मतलब है कि शिक्षक ने उसे पढ़ाया नहीं है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षण के कितने पक्ष होते हैं? 2, 4, 3 या फिर 7? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि शिक्षण के जो पक्ष होते हैं वो 3 पक्ष होते हैं। 3 पक्ष कौन कौन से होते हैं? ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षण किसी न किसी रूप में कब से चलता आ रहा है? आदिकाल से, मध्यकाल से, कुछ समय पहले से या कोई नहीं? तो दोस्तों, हमारा आंसर है कि आदिकाल से, क्योंकि सीखने की जो प्रक्रिया है और जो हमारा पाठ्यक्रम है, जो शिक्षण है, करिकुलम है, वो पहले से ही चला आ रहा है, जो हमारा इफेक्टिव ऑफ टीचिंग है ये। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षक के व्यक्तित्व में से कौन प्रभावित होता है? समाज, देश, छात्र या फिर परिवार? तो दोस्तों, हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छात्र प्रभावित होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षण के मध्य छात्र होता है वक्ता, श्रोता, नेता, लेखक? तो दोस्तों, हमारा आंसर है श्रोता होता है, सुनने वाला। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी प्रणाली व्यवस्था के आधुनिक सिद्धांत पर आधारित है? मुक्तात्मक शासन प्रणाली, प्रबंधात्मक शासन प्रणाली, ए और बी दोनों, व्यक्तिगत नियोजित प्रणाली? तो दोस्तों, हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुक्तात्मक शासन प्रणाली। हमारा अगला प्रश्न है, किस शासन व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षण में शिक्षक की अपेक्षा छात्र अधिक क्रियाशील रहता है? राजतंत्रात्मक, प्रबंधात्मक, हस्तक्षेप रहित, सुधारात्मक? तो दोस्तों, हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हस्तक्षेप रहित। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, शासन के स्वरूप के अतिरिक्त भी शिक्षण को प्रभावित नहीं करती है? तो क्या नहीं करती है? दार्शनिक विचारधारा, सामाजिक मूल्य, संस्कृति, परामर्श न लेना? तो दोस्तों, हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, परामर्श न लेना। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षण की प्रकृति की व्याख्या नहीं है। शिक्षण एक अंतःक्रिया है, शिक्षण एक सौद्देश्य प्रक्रिया है, शिक्षण एक उपचार नहीं है, शिक्षण एक निर्देशन है? तो दोस्तों, हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिक्षण एक उपचार नहीं है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षण के कितने प्रमुख चर हैं? 2, 3, 5 या फिर 4? तो दोस्तों, हमारा आंसर है इसमें के 3 चर हैं। 3 चर कौन कौन से हैं? एक है शिक्षक, एक है छात्र और एक है पाठ्य वस्तु। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षक एक है खेल, अंतःक्रिया, समस्या या फिर निदान? तो दोस्तों, हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंतःक्रिया है शिक्षण एक। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षण दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षण के सभी पक्षों नियोजन, व्यवस्था, अग्रसरण एवं मूल्यांकन का परिचालन किसके द्वारा ही किया जाता है? शिक्षक, छात्र, अभिभावक, परिवार? तो दोस्तों, हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिक्षक द्वारा। अगला हमारा प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत कौन आश्रित चर के रूप में कार्य करता है? आश्रित मतलब दूसरे पर निर्भर रहता है। शिक्षक, छात्र, प्राचार्य, परामर्शदाता? तो दोस्तों, हमारे जो चर हैं वो शिक्षक, छात्र और पाठ्य वस्तु होती है, जिसमें जो आश्रित रहता है वो
छात्र आश्रित रहेगा, ना कि शिक्षित, ना कि शिक्षक। तो दोस्तों हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, छात्र को किसके द्वारा नियोजित, व्यवस्थित एवं प्रस्तुत प्रशिक्षण के अनुरूप ही क्रियाशील होना पड़ता है? माता पिता, परामर्श प्रार्थी, मित्र या फिर शिक्षक? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली सतत प्रक्रिया है? शिक्षण, अधिगम, प्रशिक्षण या फिर अनुदेशन? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अधिगम, क्योंकि व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, अनुभवों तथा अनुक्रियाओं द्वारा व्यवहार में होने वाले सुधार एवं परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है, यह किस विद्वान का मत है? गेट्स का, कॉलर का, मिलर का या फिर जॉन्स का? तो दोस्तों हमारा आंसर है इसमें गेट्स का, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है हमारा, कौन बालक के व्यक्तित्व के लगभग सभी आयामों को प्रभावित करता है? शिक्षा, अध्यापक, शिक्षण या फिर कक्षा? तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिक्षण प्रभावित करता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अनुबंधन, प्रशिक्षण, अनुदेशन एवं शिक्षण सभी का आयोजन एवं व्यवस्था किसके लिए की जाती है? अधिगम के लिए, अनुदेशन के लिए, परिवर्तन या फिर ज्ञान के लिए? तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अधिगम के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षण सर्वाधिक बौद्धिक अभिव्यक्ति वाली एक व्यापक है? सोच, प्रक्रिया, समस्या या फिर आग्रह? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये बौद्धिक अभिव्यक्ति वाली एक व्यापक प्रक्रिया है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एन इंस्ट्रक्शनल थ्योरी पुस्तक के लेखक कौन है? हार्सफोर्ड, थॉमस ग्रीन, गेट्स और स्मिथ? तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हार्सफोर्ड ने एन इंस्ट्रक्शनल थ्योरी नामक पुस्तक लिखी है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, अनुदेशन व्यक्तित्व के किस पक्ष को प्रभावित करता है? भावात्मक, धर्मात्मक, ज्ञानात्मक या फिर क्रियात्मक? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ज्ञानात्मक। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया में कौन सा चर नहीं होता है? तो दोस्तों हमारे ऑप्शन है शिक्षक, छात्र, पाठ्यवस्तु, समाचार। तो दोस्तों हमने आपको बताया इसके 3 चर होते हैं, कौन कौन से? शिक्षक, छात्र और पाठ्यवस्तु, लेकिन समाचार नहीं होता है। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नहीं होता है तो समाचार नहीं होता है। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षण चरों की मुख्य क्रिया नहीं है? निदान, समस्या, उपचार या फिर मूल्यांकन? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर वी, समस्या नहीं है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रभावशाली शिक्षण हेतु शिक्षक सर्वप्रथम कौन सा कार्य करता है? निदानात्मक, नकारात्मक, भावनात्मक या फिर ज्ञानात्मक? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निदानात्मक। हमारा अगला प्रश्न है, किस कार्य का प्रमुख उद्देश्य छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन लाना होता है? निदानात्मक, ज्ञानात्मक, समस्यात्मक या फिर उपचारात्मक? तो दोस्तों हमारा आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर डी, उपचारात्मक। हमारा अगला प्रश्न है, प्रभावशाली शिक्षण की संरचना का पक्ष नहीं है? संकेत एवं चिन्ह, भाषा विज्ञान की प्रक्रिया, मौन स्वीकृति, शिक्षण का तर्क? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मौन स्वीकृति। चलिए दोस्तों हमारा अगला लेसन है लेसन नंबर 4। चलिए दोस्तों इसको भी सॉल्व करते हैं। हमारा टॉपिक का नाम है हमारा अध्यापक की पाठ्यक्रम विकास में भूमिका। अध्यापक की आखिर में क्या भूमिका होती है? जो शिक्षक होता है उसकी क्या भूमिका है? चलिए दोस्तों इसके भी प्रश्न देख लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, पाठ्यक्रम विकास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिकरण कौन है? अध्यापक, छात्र, प्राचार्य या फिर कक्षा? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अध्यापक ही है सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिकरण। हमारा अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम विकास के किन चरणों पर अध्यापक की भागीदारी संदिग्ध एवं सर्वमान्य है? 1 चरण पर, 2 चरण पर, सभी चरणों पर, इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सभी चरणों पर अध्यापक की भागीदारी संदिग्ध एवं सर्वमान्य है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन सोपानों में अध्यापक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? शिक्षण विधियों एवं प्रविधियों के चयन में, सहायक सामग्री के चयन में, ए और बी दोनों या फिर कर्मचारियों की नियुक्ति में? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों है। हमारा अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत रूप से छात्रों एवं उनकी समस्याओं को समझने, उन पर ध्यान देने का कार्य कौन कर सकता है? छात्र, अध्यापक, अभिभावक या फिर नेता? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छात्र ही, वो अध्यापक ही कर सकते हैं, अध्यापक। हमारा अगला प्रश्न है,
शिक्षकों में किस उत्तरदायित्व की प्रबल भावना होती है? ज्ञान की, अनुभव की, ए और बी दोनों, केवल बी। तो दोस्तों शिक्षकों में अनुभव और ज्ञान दोनों की उत्तरदायित्व की प्रबल भावना होती है। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अध्यापक का छात्र, विद्यालय तथा उनसे संबंधित सभी पक्षों में कौन सा संबंध होता है? भावात्मक, विचारात्मक, समस्यात्मक या फिर निर्णयात्मक? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भावनात्मक। हमारा अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम को वास्तविक कार्यात्मक रूप कहाँ प्रदान किया जाता है? ऑफिस में, कक्षा में, परिवार में, परीक्षा भवन में? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कक्षा में। हमारा अगला प्रश्न है, सेलर एवं अलेक्जेंडर ने कितने प्रकार के पाठ्यक्रम बताए हैं? 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 2 प्रकार के या फिर 5 प्रकार के? तो दोस्तों हमारा आंसर है, सेलर एवं अलेक्जेंडर ने 2 प्रकार के पाठ्यक्रम बताए हैं। 2 प्रकार कौन कौन से हैं? 2 प्रकार हैं, एक है नियोजित पाठ्यक्रम और दूसरा है क्रियान्वित पाठ्यक्रम। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षकों के आचार विचार, आस्थाएं, मान्यताएं, सामाजिक पृष्ठभूमि एवं शैक्षिक योग्यता आदि किसको बहुत अधिक प्रभावित करते हैं? पाठ्यक्रम को, समाज को, कक्षा को या फिर परीक्षा को? तो दोस्तों हमारा आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर ए, ये सब पाठ्यक्रम को प्रभावित करते हैं, बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा प्रक्रिया की महत्वपूर्ण धुरी कौन है? छात्र, प्राचार्य, शिक्षक या फिर मित्र? तो दोस्तों हमारा आंसर है, इसकी सबसे महत्वपूर्ण जो धुरी है शिक्षा प्रक्रिया की वो है शिक्षक। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं, शिक्षकों का आयु वर्ग किसको प्रभावित करता है? विचार को, अनुभव को, नियुक्ति को या फिर पाठ्यक्रम को? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पाठ्यक्रम को प्रभावित करता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं, युवा एवं प्रौढ़ शिक्षकों के बीच की सोच एवं अनुभव में क्या होता है? पर्याप्त अंतर, समानता, विषमता, संघर्ष? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पर्याप्त अंतर होता है। अगला प्रश्न है हमारा, पाठ्यक्रम पर शिक्षक वर्ग का प्रभाव कितने प्रमुख रूपों में कार्य करता है? तो दोस्तों हमारा ऑप्शन है 3 रूपों में, 2 रूपों में, 4 रूपों में या फिर 7 रूपों में? तो दोस्तों हमारा आंसर है इसमें 2 रूपों में। 2 रूप कौन कौन सी है? सबसे पहला रूप है व्यक्तिगत रूप और दूसरा है संगठित रूप। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, प्रत्येक शिक्षक किसमें कुछ आस्था रखता है? नैतिक मूल्यों में, वर्गवाद में, भेदभाव में या फिर स्वार्थ में? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नैतिक मूल्यों में। हमारा अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम पर शिक्षक वर्ग का प्रभाव किन रूपों में कार्य नहीं करता है? व्यक्तिगत रूप में, संगठन शक्ति के रूप में, व्यवहार के रूप में, उपयुक्त सभी? तो दोस्तों पाठ्यक्रम पर शिक्षक वर्ग का प्रभाव जो है वो व्यक्तिगत रूप में करता है, संगठित रूप में भी करता है, लेकिन व्यवहार के रूप में कार्य नहीं करता। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, प्रत्येक शिक्षक अनिवार्य रूप से किसका शिक्षक होता है? सामान्य नैतिक आचरण का, विज्ञान का, समाजशास्त्र का, राजनीति का? दोस्तों विज्ञान का जो शिक्षक होता है उसे विज्ञान पता होगा, राजनीति का होगा उसे राजनीति पता होगी, समाजशास्त्र का होता है उसे समाजशास्त्र का ही ज्ञान होगा, लेकिन प्रत्येक शिक्षक में सामान्य नैतिक आचरण जरूर होगा। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम शिक्षक के लिए अपने विचारों को कहां तक पहुंचाने का माध्यम है? बालकों तक, अभिभावकों तक, प्राचार्य तक या फिर परिवार तक? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बालकों तक। अगला प्रश्न है, किस ढंग से शिक्षक व्यक्तिगत रूप में पाठ्यक्रम को प्रभावित करता है? प्रत्यक्ष रूप में, परोक्ष रूप में, ए और बी दोनों या फिर कोई नहीं? तो दोस्तों हमारा आंसर है सी, ए और बी दोनों, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप दोनों रूप में प्रभावित करता है पाठ्यक्रम को। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान समय में शिक्षक किस रूप में उभर रहा है? संगठन शक्ति, मध्यस्थ, मंत्री, समन्वयक? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संगठन शक्ति के रूप में उभर रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य स्तरीय शिक्षक संगठन किस स्तर पर है? केंद्र, राज्य, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसके नाम से विदित हो रहा है कि राज्य स्तरीय, इसका मतलब है कि राज्य से। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्य। अगला प्रश्न हमारा, कौन अध्यापकों के संभागित को पाठ्यक्रम विकास प्रक्रिया का एक अनिवार्य अंग मानते हैं? जॉन डीवी, रोनाल्ड, एडवर्ड या फिर क्रेग? तो दोस्तों हमारा आंसर है एडवर्ड, इसको मानते हैं। अगला प्रश्न हमारा, अध्यापकों के पास वह ज्ञान और अनुभव होता है जो पाठ्यक्रम विकास कार्य में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होता है। यह किसका कथन है? तो दोस्तों यह कथन जो है
हमारे ऑप्शन है क्रेग महोदय, एडवर्ड, जॉन डीवी, सेलर। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्रेग महोदय के ये कथन है। अगला प्रश्न हमारा, हेमलेट नाटक के राजकुमार के बिना खेला जा रहा है, यह किसका कथन है? रॉबर्ट का, रोनाल्ड गोल्ड का, अलेक्जेंडर का या फिर प्रॉक्टर का? तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रोनाल्ड गोल्ड का। हमारा अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम आयोजन का कार्य तो लगभग सभी जगह किसके हाथ में केंद्रित है? विशेषज्ञ, छात्र, कर्मचारी या फिर सचिव? तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विशेषज्ञ के हाथ में। अगला प्रश्न है हमारा, स्कूल स्तर का पाठ्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत तैयार करने में किसकी पर्याप्त भागीदारी रही है? छात्र की, शिक्षक की, कर्मचारी की, इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक की प्रमुख भागीदारी रही है। हमारा अगला प्रश्न है, आधुनिक शिक्षा प्रणाली में अध्यापक किसके रूप में कार्य करता है? पथ प्रदर्शक, विशेषज्ञ, विचारकर्ता, सेवक? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करता है। हमारा अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम विकास में किन आर्थिक आधारों का विशेष योगदान नहीं है? कृषि का, उद्योग धंधे का, कौशल विकास का या फिर घूसखोरी का? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, घूसखोरी का विशेष योगदान नहीं है। हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों चैप्टर नंबर 5, पाठ्यक्रम विकास के सिद्धांत, योजना एवं उपागम। चलिए दोस्तों इसको भी हम कर लेते हैं। हमारा इसमें सबसे पहला प्रश्न है, पाठ्यक्रम रचना कैसी प्रक्रिया है? सुनियोजित, व्यवहारिक, मौलिक या फिर गौड़? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुनियोजित प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है हमारा, छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम के आधार पर किस आधुनिक शिक्षण पद्धति का विकास हुआ है? मॉन्टेसरी पद्धति का, किंडरगार्टन पद्धति का, योजना पद्धति का, उपयुक्त सभी? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी पद्धति का। अगला प्रश्न है हमारा, छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम के विकास में किस विद्वान का योगदान है? जॉन डीवी का, अल्बर्ट का, डॉक्टर सफाया का या फिर बटन का? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जॉन डीवी का प्रमुख योगदान है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन पाठ्यक्रम का प्रकार नहीं है? एकीकृत पाठ्यक्रम, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, शिल्पकला केंद्रित पाठ्यक्रम, व्यवहारिक पाठ्यक्रम? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, व्यवहारिक पाठ्यक्रम कोई पाठ्यक्रम का प्रकार नहीं है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाली घटक है? परीक्षा प्रणाली, शासन पद्धति, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग तथा समितियां, उपयुक्त सभी? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है, छात्रों की क्रियाओं को विषय केंद्रित आधार पर निश्चित तथा संगठित किया जाता है, यह कथन किस विद्वान से संबंधित है? डॉक्टर सफाया, अल्बर्टी महोदय, भाटिया एवं नारंग, जॉन डीवी? तो दोस्तों हमारा आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर बी, अल्बर्टी महोदय का। हमारा अगला प्रश्न है, जो कुछ भी सीखना है करके सीखना चाहिए, यह किस विद्वान का अभिकथन है? महात्मा गांधी का, कोमेनियम का, हेंडरसन का या फिर ब्रूनर का? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोमेनियम का। अगला प्रश्न है हमारा, पाठचर्या के विकास हेतु आवश्यक तथ्य कौन नहीं है? उद्देश्य, प्रक्रिया, परिस्थिति या फिर व्यवहारिकता? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, व्यवहारिकता नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन के रचनाकार कौन है? ब्रूनर, नेल्सन, जॉन एडम्स या फिर मुफात? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रूनर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, गांधी जी की बुनियादी शिक्षा किसे आधार मानती है? क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम को, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम को, एकीकृत पाठ्यक्रम को, अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम को? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम को आधार मानती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा पाठ्यक्रम प्रयोगवादी विचारधारा पर आधारित है? विषय केंद्रित, क्रिया केंद्रित, छात्र केंद्रित, जीवन समायोजन केंद्रित? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छात्र केंद्रित। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा किसी भी योजना में अध्यापक को केंद्रित स्थान देता हूं। शिक्षा की किसी भी योजना में मैं अध्यापक को केंद्रित स्थान देता हूं संबंधित है नेल्सन एवं बाशिंग से, जॉन एडम्स से, हेंडरसन से या फिर भाटिया एवं नारंग से? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नेल्सन एवं वाशिंग से। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा एकीकृत पाठ्यक्रम का गुण नहीं है? इसमें छात्र विभिन्न विषयों का ज्ञान एक साथ प्राप्त कर लेता है, इसमें छात्र की रुचियों का पूर्णतया ध्यान रखा जाता है, इसमें बालकों को जीवन उपयोगी शिक्षा प्रदान करना, यह पाठ्यक्रम शिक्षकों के कारोबार बढ़ा देता है। तो दोस्तों ऐसा कौन सा पाठ्यक्रम होगा जो शिक्षकों का एकीकृत जो पाठ्यक्रम है उसमें समान होगा? तो जाहिर सी बात है कि इसमें कारोबार नहीं बढ़ाता है। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी कि ये गुण नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा,
दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है? अनुभव का सिद्धांत, लचीलेपन का सिद्धांत, अवकाश के समय का सदुपयोग, विषय क्षेत्र के क्रमबद्ध करने का सिद्धांत। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विषय क्षेत्र के क्रमबद्ध करने का सिद्धांत। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है? मनोचालक कौशलों के विकसित करने का सिद्धांत, जीवन क्रियाओं का सिद्धांत, विषय क्षेत्र के क्रमबद्ध करने का सिद्धांत, कार्यविशिष्टता का सिद्धांत। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कार्यविशिष्टता का सिद्धांत। हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ? 1952 में, 1964 में, 1948 में, 1955 में। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1948 में। हमारा अगला प्रश्न है, एकीकृत पाठ्यक्रम वह पाठ्यक्रम है जिसमें विषयों के बीच कोई अवरोध, रुकावट अथवा दीवार नहीं होती। यह कथन है हेंडरसन का, ब्रूनर का, नेल्सन एवं बोसिंग का, जॉन डीवी का। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हेंडरसन का। हमारा अगला प्रश्न है, क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम के प्रणेता जॉन डीवी का संबंध किस देश से है? तो दोस्तों जॉन डीवी जो थे वो अमेरिका के निवासी थे, तो हमारा आंसर होगा अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, कोठारी कमीशन के पाठ्यक्रम संबंधी सुझावों में कौन सा शामिल नहीं है? पाठ्य पुस्तकों का शिक्षण उपकरणों का निर्माण करना, शिक्षकों को नए पाठ्यक्रम संबंधी प्रशिक्षण। हमारे अगले ऑप्शन है 10 वर्षीय समान पाठ्यक्रम, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर समान पाठ्यक्रम। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर समान पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, अध्यापक उस दीपक की तरह है जो स्वयं जलकर संसार को प्रकाशित करता है। यह कथन है डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा है, जॉन एडम्स ने कहा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने, या फिर जॉन डीवी ने। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। दोस्तों बहुत से फ्रेंड्स का कंफ्यूजन है कि इसमें डॉक्टर राधाकृष्णन है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्मदिन को ही हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, तो इसलिए इससे रिलेट मत कर लेना। दोस्तों इसका जो आंसर सही है वो यही है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ये कथन कहा था। दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन विकेंद्रीकृत पाठचर्या का लाभ नहीं है? यह पाठचर्या लचीली होती है, यह पाठचर्या स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती है, यह पाठचर्या छात्र हितों को प्राथमिकता देती है, यह पाठचर्या छात्रों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ज्ञान नहीं दे पाती है। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यह पाठचर्या छात्रों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ज्ञान नहीं दे पाती है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षण में शिक्षक की कौन सी भूमिका है? शिक्षक की निष्पक्षता, शिक्षक की योग्यता, शिक्षक का अनुभव, या फिर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है? लचीलेपन का सिद्धांत, व्यापकता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, व्यवहारिकता का सिद्धांत। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बहुत सी बुक्स में हमें लचीलेपन का सिद्धांत दे रखा है और बहुत सी बुक्स में हमें व्यवहारिकता का सिद्धांत दे रखा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसमें ये चारों ऑप्शन हमारे सही है, तो इसमें कोई भी प्रश्न इसका नहीं बनेगा इस तरीके का। हमारा अगर प्रश्न बनता है तो अगर आप इसको ए भी लगा देंगे या फिर डी भी लगा देंगे तो आपके नंबर जोड़े जाएंगे, ठीक है दोस्तों, लेकिन लगाना एक ही है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम का निम्न में से कौन सा सिद्धांत गांधीवादी बुनियादी शिक्षा के अनुरूप है? विषय केंद्रित, अनुभव केंद्रित, समुदाय केंद्रित, या फिर क्रिया केंद्रित। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्रिया केंद्रित। हमारा अगला और नेक्स्ट प्रश्न है, अगला और आखिरी प्रश्न है दोस्तों, एकीकृत पाठ्यक्रम की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? यह अनुभव केंद्रित है, इसमें छात्रों की रुचियों का ध्यान रखा जाता है, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर विशेष विषयों का एकीकरण होता है, यह विभिन्न विषयों का एक साथ ज्ञान देती है। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तरों पर विषयों का एकीकरण होता है। चलिए दोस्तों इसी के साथ हम अपना आज का सेशन खत्म करते हैं।